हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आज आपको बिजनेस स्टडी के सेकंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो बिजनेस स्टडी की तैयार की, उसमें मैंने आपको नेचर ऑफ बिजनेस फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दी कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसके बाद कितनी तरह की होती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज व नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डिटेल विद डिफरेंस के साथ आपको बताई। तो आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 प्रोफेशन, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट। अब बात करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की। इससे पहले शॉर्ट में आपको बता दूं, बिजनेस को हम कारोबार कहते हैं, प्रोफेशन को हम कित्ता और एम्प्लॉयमेंट को रोजगार के नाम से जानते हैं। परंतु इन तीनों की डिटेल में बात करने से पहले आज की वीडियो में मैं आपको सिस्टमेटिकली फर्स्ट स्टेप की ओर लेकर जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है, बिजनेस। तो हम पहले आपको बिजनेस की पूरी डिटेल बताएंगे, उसके बाद प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं बिजनेस टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं बिजनेस क्या है। द वर्ड बिजनेस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो बिजनेस वर्ड है यह बिजी वर्ड से बना है। अब बिजी का मीनिंग क्या होता है? व्यस्त रहना। तो हम अक्सर देखते हैं हर कोई व्यक्ति अपने आप को बिजी रखता है, मतलब किसी ना किसी काम में भी व्यस्त रहता है। तो यहां पर यह प्रश्न उठता है कि जब हम बिजी रहते हैं, किसी ना किसी काम में व्यस्त होते हैं, तो क्या सभी वो काम बिजनेस कहलाते हैं या नहीं? तो उनके बारे में बात करते हैं। ए पर्सन मे बी बिजी इन प्लेइंग गेम्स और वॉचिंग टीवी। In such cases, he will not be doing business because he is not doing economic activity. देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक उदाहरण के साथ बताया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गेम्स खेल रहा है या कोई टीवी देख रहा है, तो उन्होंने गेम खेलकर या टीवी देखकर अपने आप को बिजी कर लिया तक, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं? तो इन केसेस में दोस्तों हम उनके काम को, बिजी रहने को बिजनेस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक एलिमेंट मिसिंग है। मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी नहीं कर रहे, उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। तो यहां पर जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो इसे हम बिजनेस नहीं कह सकते। तो दोस्तों, सो बिजनेस मीन्स, तो हम क्या कह सकते हैं बिजनेस के बारे में? बिजनेस का क्या अर्थ है? स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अपने आप को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में व्यस्त रखना, उसको बिजनेस कहा जाएगा। अब दोस्तों, इसकी डिटेल में बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बिजनेस रेफर्स to those economic activities which are concerned with production, purchase and sale of goods or supply of services in order to earn profit। देखिए, इस लास्ट पैराग्राफ में मैंने आपको क्या बताया कि दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बिजनेस क्या है? वो आर्थिक क्रियाएं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनका संबंध प्रोडक्शन, परचेज, सेल और सप्लाई के साथ है, जिनसे हमें प्रॉफिट होगा, उनको, उन कार्य को ही हम बिजनेस कह सकेंगे। तो दोस्तों, आपको ये टर्म्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। पहली टर्म है प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? उत्पादन। अब उत्पादन क्या है? जब हम रॉ मटेरियल लेकर उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स में, उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कच्चे माल से हमने तैयार माल बना लिया। देखिए, अगर आपने कपड़ा बनाना था तो आपने क्या किया? पहले आपने कॉटन खरीदी, कॉटन से थ्रेड बनाया, थ्रेड से क्या किया? क्लॉथ बनाया। तो ये एक एग्जांपल होगी किसकी? प्रोडक्शन की, कि आपने क्या कर लिया? क्लॉथ प्रोड्यूस कर लिया। उसके बाद परचेज। परचेज का मीनिंग क्या होता है? खरीदना, बाय करना। अब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं या फिर हम बनाया बनाया माल खरीदते हैं तो वो परचेज हो गया। सेल। अब सेल का मीनिंग क्या था? भी उस चीज को हमने सेल कर देना है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर दो बातें हुई। या तो हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल खरीद कर, फिर सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, परचेज करेंगे, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब प्रोडक्शन करेंगे, फिर जब माल तैयार हो जाएगा उसे सेल कर देंगे। तो ये क्या हुआ? एक बिजनेस, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। अगर ये तीन काम हो रहे हैं, परचेज, फिर प्रोडक्शन और फिर सेल, तो उस बिजनेस का नाम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब उत्पादन करने वाला कारोबार। नेक्स्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स? हम कई बार क्या करते हैं? बनाया बनाया माल खरीद लेते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं कुछ मार्जिन जोड़कर प्रॉफिट का। जैसे कि आपने रेडीमेड कपड़े की दुकान हो, रेडीमेड कपड़ा बनाया बनाया होलसेलर से खरीदा और बाद में क्या कर दिया? कस्टमर को सेल कर दिया। तो इस एग्जांपल में सिर्फ परचेज और सेल होगी गुड्स की। तो इस बिजनेस को ट्रेडिंग के बिजनेस के नाम से जाना जाता है, मतलब व्यापारिक कारोबार। इसमें सिर्फ दो ही मेन काम हुए, परचेज और सेल। प्रोडक्शन का काम नहीं हुआ शामिल। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों सर्विसेज में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस एटसेट्रा। तो हम आपको बता दें एग्जांपल के साथ, सपोज कीजिए कोई हमारी फर्म थी, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने कस्टमर्स को फ्री होम डिलीवरी, तो मतलब उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर देते हैं कि सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या था? एक सर्विस दे रहे थे। हम प्रोडक्ट तो सेल कर ही रहे हैं, पर साथ में क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। उससे क्या होगा? बहुत से कस्टमर्स और अट्रैक्ट होंगे कि हमें घर में बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी डिलीवरी के चार्जेस नहीं लिए जाते। तो इससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये भी एक तरीके से प्रॉफिट कमाने में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बात की कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जिसका संबंध परचेज, प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस के साथ है। उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ बिजनेस, और जो अभी तक हमने कंसेप्ट स्टडी किया उसको आपको एक चार्ट या डायग्राम के थ्रू बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चार्ट के साथ आपको डायग्राम के साथ मीनिंग बता रहे हैं। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके साथ रिलेटेड है? कंसर्न विद और रिलेटेड विद परचेज, प्रोडक्शन, सेल। अब ये तीन मेन काम लिख लिए, इसको हम एक्सचेंज भी लिख सकते हैं सेल की जगह। तो इन तीनों को लिखने के बाद प्रश्न बनाइए कि किस चीज की परचेज करते हैं, किस चीज की प्रोडक्शन करते हैं और किस चीज की सेल करते हैं? गुड्स की। तो जो सेल है वो गुड्स की भी हो सकती है और सर्विस की भी, इसलिए मैंने सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, गुड्स की हो या सर्विस की हो। अब ये तीनों चारों जो काम हमने किए, परचेज, प्रोडक्शन, सेल या एक्सचेंज या सप्लाइंग, ये क्यों किए? इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। तो इससे आपको बिजनेस का मीनिंग बनाने में आसानी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स एग्जांपल्स बता दें। फार्मिंग का जो बिजनेस कर रहे हैं हम, फार्मिंग जो है वो एक बिजनेस ही है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, फिशिंग, ये आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं बिजनेस में। उसके बाद डेफिनेशन की ओर चलते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ पीटरसन के अनुसार बिजनेस may be defined as an activity in which different persons exchange something of value, whether goods or service, for mutual gains or benefit। क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो डेफिनेशन है आपने एज इट इज लिखनी होती है, इसमें आपने चेंज नहीं करना। तो पीटरसन बता रहा है कि बिजनेस को एक एक्टिविटी जिसमें
डिफरेंट डिफरेंट पर्संस, अलग अलग व्यक्ति एक्सचेंज करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं। किस चीज का? कोई भी चीज हो सकती है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विस है। देखिए स्टूडेंट्स, गुड्स मतलब वस्तुएं, सर्विस सेवाएं। चाहे गुड्स के साथ डीलिंग करें चाहे सर्विस के साथ डीलिंग करें, बट उसकी उन चीजों की कुछ वैल्यू है फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। यहां पर म्यूचुअल वर्ड, उसके म्यूचुअल माने दोनों को प्रॉफिट होगा। देखिए दोनों को प्रॉफिट कैसे होगा? अगर मैं बात करूं कि हमने किसी को कोई चीज सेल की, तो गुड्स सेल कर दिया, तो क्या हुआ? हमारे पास तो पैसे आ गए, हमें प्रॉफिट हुआ, हमें पैसे मिल गए। उसके पास उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो उसकी जरूरत थी वो उसकी पूरी होगी। जैसे किसी को बुक खरीदनी थी, तो बुक से वो अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता है, तो बुक से उसे क्या मिलेगा? ज्ञान। मुझे क्या मिल गए? पैसे मिल गए, प्रॉफिट हो गया। तो होता क्या है? दोनों को ही बेनिफिट होता है। तो लिखा गया वर्ड यहां पर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। और दोस्तों यहां पर एक बात और बता दूं, गुड्स और सर्विस दोनों में क्या डिफरेंस होगा? गुड्स जो है वो टेंजिबल है, मतलब उनको हम टच कर सकते हैं। बुक, पेन, स्टेशनरी का कोई भी सामान ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, सब कुछ जिस चीज को हम टच कर सकते हैं उस चीज को हम गुड्स कहेंगे। इवन कि हम जो बात करें फर्नीचर की, वो भी गुड्स में भी कंसीडर कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स को, फर्नीचर को भी हम टच कर सकते हैं। सर्विस को क्या होगा? सर्विस का मीनिंग में क्या आएगा भाई? सर्विस वो चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सेवाएं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? सर्विस दे रहा हूं। जैसे आपने वॉच रिपेयर कराई अपनी, वो क्या थी? एक सर्विस थी। जैसे आप बाइक की सर्विस कराते, वो सर्विस क्या है? जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं आपको बिजनेस का मीनिंग प्रॉपर तरीके से, कंसेप्ट जो मैंने चार्ट के थ्रू समझाया, एग्जांपल्स और डेफिनेशन मैंने आपको अपनी तरफ से सबसे आसान दी है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे फीचर्स की। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहली विशेषता इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के साथ रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू अर्न मनी, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए की जाती है। देयर इज नो प्लेस फॉर लव एंड सिंपैथी। इसमें हम कोई दया भावना या प्यार की वजह से किसी को कोई चीज फ्री में नहीं दे रहे। हम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि फ्री में समाज की सेवा करने के लिए। वी यूज स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का एक रीजन और भी है। वो क्या है? कि इसमें हम क्या करते हैं बिजनेस में, जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब यूज करते हैं, जो कि स्कार्स हैं। स्कार्स का मीनिंग यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? दुर्लभ। यह रिसोर्स दुर्लभ है, बहुत ही रेयर पाए जाते हैं। तो हम ये रिसोर्सेस यूज करके फिर ही हम प्रोडक्शन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पता चल गया कि हम बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पैसा कमाने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि हम इकोनॉमिक रिसोर्सेस को यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। इसमें हमारी सामाजिक भावना या सेवा भावना नहीं है कि हम सेवा करें या फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दे देंगे, ऐसा नहीं करते। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन और एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विस। इसका क्या मीनिंग है? बिजनेस की ये सेकंड फीचर है, जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि हम गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं या फिर एक्वायर करते हैं। देखिए, बिजनेस आइदर प्रोड्यूस द गुड्स, कई बिजनेसेस तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर प्रोड्यूस करने के बाद उनको सेल कर देते हैं। और कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो क्या करते हैं? वो दूसरे प्रोड्यूसर से उन गुड्स को एक्वायर करके, खरीद के फिर सेल कर देते हैं। तो मतलब चाहे हम अक्वायर करके सेल कर रहे हैं, चाहे प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं, तो वो चीज बिजनेस में आएगी, कंसीडर की जाएगी। इसके अलावा क्या बता सकते हैं स्टूडेंट्स? गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जो हम यहां पर गुड्स की बात करते हैं, जो गुड्स हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं, वो वह गुड्स कैपिटल गुड्स भी हो सकती हैं और कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं।
अब कंज्यूमर गुड्स की एग्जांपल्स क्या है दोस्तों? शुगर हो गया, पेन, इंक एटसेट्रा। बहुत सी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं गुड्स। डेली लाइफ में हमने जो गुड्स यूज करनी है उनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। इसी तरह कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जो आगे प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं, जैसे कि मशीनरी, टूल्स। इनको कंज्यूम नहीं किया जाता, इनको आगे प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, उन्हें कैपिटल गुड्स कहते थे, मशीनरी, टूल्स एटसेट्रा। तो थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड पॉइंट में एक लास्ट बात रहेगी, सर्विस। तो सर्विस में हम किन चीजों की बातें कर सकते हैं? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउस एटसेट्रा। बहुत सी ऐसी सर्विस होती हैं। तो ये सब कुछ सेकंड पॉइंट में हमने बताना है। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी तक हमने बात की कि हम गुड्स और सर्विस को बनाते हैं। देखिए, अब जब हमने गुड्स बनाई, किस लिए बनाई थी? क्योंकि हमारा पर्पस क्या था? उन गुड्स को हम सेल कर देंगे और सप्लाई कर देंगे, सर्विस है तो उसके बाद हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि जो गुड्स हम बना रहे हैं या खरीद रहे हैं किसी और से, वो हम सेल पर्पस के लिए कर रहे हैं, एक्सचेंज पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो यह पहला पॉइंट आपने जरूर बताना है कि जो गुड्स हमने खरीदी या एक्वायर की, उनको हमने एक्सचेंज करना है, मतलब उनकी हमने डीलिंग करनी है, उनको हमने सेल करना है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो गुड्स आर परचेज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसीडर्ड। यहां पर वो गुड्स जो हमने खरीदी अपनी कंजम्पशन के लिए, उनको शामिल नहीं करेंगे, वो हमारे बिजनेस में नहीं आएंगी। एग्जांपल देता हूं दोस्तों, सपोज कीजिए मैं एक ब्रेड का पैकेट लेकर आया और मैंने क्या किया? घर में ही खा लिया। तो वो क्या हुआ? सेल्फ कंजम्पशन। तो वो बिजनेस नहीं है। अगर मैं ब्रेड का पैकेट लेकर आता हूं और आकर सेल कर देता हूं तो मेरा बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट किस लिए खरीदा? अगर मैंने वह सेल करने के इरादे से खरीदा तो वो बिजनेस में आएगा। अगर मैंने अपने यूज के लिए खरीदा तो वो बिजनेस में नहीं आएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैंने पेन यूज किया अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस नहीं है। अगर मैंने पेन लिया आगे सेल करने के लिए तो वो बिजनेस में आएगा, क्योंकि मेरा काम हो जाएगा कि मैं खरीदूंगा और सेल करूंगा बार बार, तो हम उसे बिजनेस में कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों आगे क्या लिख सकते हैं? परचेजेस आर मेड ओनली फॉर सेल। जो बात मैंने आपको बता दी कि परचेज हमने किस लिए करनी है? सेल करने के इरादे से करनी है। एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स, एक और, कुकिंग फूड एट होम फॉर फैमिली। अगर हम घर में खाना बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि लव, सिंपैथी, ये सब कुछ यहां पर आ गया। तो यहां पर क्या है? पैसा कमाना मोटिव नहीं है, तो ये बिजनेस नहीं माना जाएगा। अगर कुकिंग फूड एट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में हम खाना बना रहे हैं फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स को सप्लाई करने के लिए, तो ये बिजनेस है, क्योंकि हम एक तरह की सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो हम इसे बिजनेस कहेंगे। तो लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में हम क्या स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, प्रॉफिट मोटिव। जो भी बिजनेस होगा उसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे हमारा मुख्य उद्देश्य लाभ है, इसका मीनिंग कभी लॉस नहीं होगा। नहीं, हम मानते हैं अगर हम कोई भी काम करेंगे तो 50-50 चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो यह नहीं कह सकते कि हम हर बार प्रॉफिट में रहेंगे। तो लॉस होना एक डिफरेंट बात है, वो तो रिस्क लेकर चलना ही पड़ेगा, परंतु हमारी सोच क्या होगी, हमारा उद्देश्य क्या होगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। हम सोच तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब क्यों प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? प्रॉफिट क्यों जरूरी है? देखिए, प्रॉफिट्स आर एसेंशियल टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, कॉस्ट लगाई। देखिए, मैं अब एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए मैं पेन की डीलिंग करता हूं, अकेले पेन का होलसेलर हूं, बहुत से पेन मेरे पास है डिफरेंट कंपनी के, मैं पेन खरीद कर बार बार सेल करता हूं। अगर अब मैंने पेन परचेज किया, उस पेन की मुझे कॉस्ट प्राइस पड़ी 3 रुपीज और मैं सेल कर रहा हूं 5 रुपीज में, तो 2 रुपए मैं क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो दोस्तों अब मैंने 2 रुपए प्रॉफिट क्यों कमाना है? क्योंकि 3 रुपए का पेन तो मुझे पड़ ही रहा है, तो मुझे अपनी कॉस्ट को तो कवर करना ही करना है। उसके अलावा जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस में, उस पर रेट ऑफ रिटर्न भी मुझे चाहिए। मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं,
तो उस रिस्क के बदले भी मुझे कुछ चाहिए, प्रतिफल, कंसिडरेशन चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रॉफिट हम इसलिए कमाते हैं ताकि हम अपनी कॉस्ट को कवर कर सके और जो रिस्क हमने उठाया उसके लिए। तो रिस्क का जो रिवार्ड होता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। तो रिस्क लेने के बदले हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। मानता हूं रिस्क लेने से लॉस भी हो सकता है, परंतु हम सोच यहां पर पॉजिटिव रखेंगे कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, दूसरी बात जो आप यहां पर लिखेंगे कि प्रॉफिट हम इसलिए भी कमाते हैं कि हम सर्वाइवल मतलब हम जिंदा रहें, मतलब हमारा बिजनेस चलता रहे। यह बात आपको बता दूं कि अगर मैं वो पेन 3 रुपए वाला 5 रुपए में ना सेल करूं और 3 रुपए में या 3 रुपए से कम में सेल कर दूं तो क्या होगा? मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। बिकॉज ऑफ लॉसेस, लॉस होते जाएंगे। मैं कम रेट में सेल करूंगा या मैं फ्री में देना शुरू कर दूंगा तो मेरा बिजनेस कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? डाइड, मर जाएगा बिजनेस। तो मतलब बिजनेस को हमने अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है तो उसकी सर्वाइवल करनी है और उसको आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है। तो सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए हमें क्या जरूरी है? प्रॉफिट कमाना। परंतु दोस्तों मैं एक बार और बता दूं कि हमने बिजनेस करना हो कोई भी, हम प्रॉफिट कमाने के लिए जरूर करेंगे, परंतु हमारा मकसद यह भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाए कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दे। ऐसा नहीं हमारा मकसद होना चाहिए। हमारा मकसद जरूर है प्रॉफिट कमाना, परंतु वो प्रॉफिट की अमाउंट रीजनेबल होनी चाहिए जिनसे हम अपनी कॉस्ट को भी कवर कर सकें और थोड़ा मोटा जो हमने मार्जिन रखा वो हो। ये ज्यादा हमने प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखना कि जिससे हम क्या करें, हमारी वजह से पब्लिक को क्या हो, नुकसान हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये 4 के 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट फीचर्स की बात करेंगे, कुछ और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, वो क्या है? देखिए रेगुलर डीलिंग। अब रेगुलर डीलिंग का यहां पर क्या मीनिंग है? वन सिंगल ट्रांजेक्शन इज नॉट ए बिजनेस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए मैंने यहां पर क्या नोट किया है कि एक आध खरीद बेच को हम बिजनेस में नहीं कंसीडर करते। यह जो हमारा बिजनेस है, जो हम कारोबार कर रहे हैं, जिस चीज में हम डीलिंग कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पर हो। सिर्फ एक बार ट्रांजेक्शन कर लेने से हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बिजनेस कर लिया, चाहे उस पर हमने कितना भी प्रॉफिट क्यों ना कमाया होए। तो हमने यहां पर यह बात लिखनी है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें जो हम ट्रांजेक्शंस करते हैं वो रेगुलर बेसिस पर करते हैं। एक एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, इफ ए पर्सन सेल्स हिज पर्सनल कंप्यूटर इट इज नॉट ए बिजनेस। मेरे पास मेरा कंप्यूटर था, अब मैंने सोचा उसे सेल कर दिया जाए और मैं नया लैपटॉप ले लूं, तो मैंने क्या किया, मैंने वो कंप्यूटर सेल कर दिया। और जब मैंने वो खरीदा था, वो मैंने खरीदा था अप्रोक्सीमेट 15,000 में, अब मैंने सेल कर दिया 16,000 में। 1,000 मुझे चाहे प्रॉफिट भी हो गया, परंतु वो मेरा बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ये काम थोड़ी है मैं बार बार कंप्यूटर खरीदता हूं और फिर सेल कर देता हूं। अगर मैं इस चीज में डीलिंग करूं कि बार बार कंप्यूटर खरीदूं और फिर सेल करूं तो मैं उस चीज को बिजनेस कहूंगा। सिर्फ एक आध बार ट्रांजेक्शन करने से वो बिजनेस नहीं बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखिए हम सब जानते हैं कि जो हमारा भविष्य है वो अनिश्चित है, मतलब फ्यूचर इज अनसर्टेन। हमें नहीं पता कल क्या हो जाए। तो हमने कभी कल के बारे में नहीं देखा कि कल क्या होने वाला है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो एग्जैक्ट बताए कि कल ऐसा होगा तो वो एक्चुअल में वो चीज हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। हम उस चीज का अनुमान लगा सकते हैं, अपनी सोच, अपना किया हुआ डाटा कलेक्ट कीजिए, हम उस चीज का अनुमान लगा सकते हैं, बट एक्चुअल में जो ट्रूथ है वो हम फ्यूचर के बारे में नहीं जानते। तो इसी वजह से क्या है, हमें नहीं पता कि हमने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है, इन्वेस्टमेंट की है, उसमें जो हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलना है, जो हमने पैसा लगाया उसके बदले हमें जो मिलेगा कंसीडरेशन के रूप में, प्रतिफल के रूप में, वो कितना मिलेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो एग्जैक्ट कितनी अमाउंट का प्रॉफिट होगा यह हमें नहीं पता। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फ्यूचर इज अनसर्टेन, सो इट इज नॉट सर्टेन दैट व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न।
हम यह नहीं बता सकते कि हमें कल को कितना प्रॉफिट होगा। हो भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न की प्रॉपर सर्टेन नहीं पता कि रिटर्न कितनी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, एलिमेंट ऑफ रिस्क। यह स्टूडेंट्स मैं भी पहले भी आपको इस चीज के बारे में बता चुका हूं कि रिस्क क्या है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम कुछ ना कुछ जोखिम उठाते हैं। रिस्क क्या है? पॉसिबिलिटी किस चीज की? नेगेटिव बातों की। अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो देर में भी लॉस, तो ये क्या है? रिस्क। कि हम चाहते तो प्रॉफिट कमाना है, परंतु हमें हो लॉस भी सकता है। तो हमारे मन में ये डर है, रिस्क है, हम रिस्क ले रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए हम रिस्क ले रहे हैं, तो ये लेना भी जरूरी है। तो आपको पहले नंबर पर यह बात बता दूं कि कोई भी आप काम कर लीजिए, हर काम में, हर बिजनेस में रिस्क होता है। तो कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो रिस्क फ्री हो, जिसमें रिस्क ना हो। तो हम क्या लिखेंगे? देयर में बी ए लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। मतलब हमने पहले बात की फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कल को क्या होगा। उस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या है? रिस्क होता है बिजनेस में, तो रिस्क वो हमें उठाना पड़ेगा। कोई बिजनेस इससे एस्केप नहीं कर सकता, मतलब रिस्क से बचा नहीं जा सकता। परंतु प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके, प्रॉपर तरीके से सूझबूझ से काम करके हम रिस्क के चांसेस को कम कर सकते हैं। बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, बट उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब ये रिस्क के फैक्टर्स कौन कौन से देखिए। रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एवरी बिजनेस फैक्टर्स। मतलब किन वजह से रिस्क है हमारे बिजनेस में? चेंज इन फैशन। हम कोई फैशनेबल गुड्स का अगर काम कर रहे हैं तो वो फैशन चेंज हो गया, तो वो सारा माल हमारा क्या जाएगा? बेकार हो जाएगा। मतलब हमें कम रेट में सेल करना पड़ेगा, हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो क्या होगा? नई टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, कॉस्ट भी कम होती है। हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, अब नई टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनें थी वो बेकार जाएंगी, मतलब उनको हमें सेल करना पड़ेगा लॉस में। तो वही ये क्या है? ये रिस्क है। स्ट्राइक हो गई, अगर हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो किसी वजह से हमसे नाराज हो गए, तो उन्होंने हड़ताल कर दी कि हम काम पर नहीं आएंगे, यह भी एक रिस्क है। कंपटीशन इंक्रीजेस। आजकल हमें सभी को पता है कि क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए सरवाइव करना भी टफ हो रहा है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, और कॉस्ट भी क्या लेनी पड़ती है? कम से कम, ताही हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कई और बातें भी हैं दोस्तों, जिनकी वजह से बिजनेस में क्या है? रिस्क है। तो परंतु पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये अक्सर कहा जाता है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, प्रॉफिट के भी तो उतने ही चांस होंगे। मानता हूं लॉस के भी उतने चांस है, पर प्रॉफिट के भी तो उतने ही चांस है। तो मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, बट वी कैन रिड्यूस द रिस्क बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, फाइनेंस। अब ये फाइनेंस क्या है? फाइनेंस में आप क्या बता सकते हैं? फाइनेंस का मीनिंग यहां पर फंड्स है, बिजनेस में जो पैसा लगाया उसकी बात कर रहा हूं। तो फाइनेंस का अब यहां पर क्या रोल है? जो फाइनेंस है वो लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है। बिजनेस के लिए वो ब्लड का काम करता है। एक एग्जांपल समझिए, जैसे हमारे शरीर में खून होता है, बिना खून के, बिना ब्लड के हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। हर एक बिजनेस को, चाहे वो स्मॉल स्केल पर है, चाहे वो लार्ज स्केल पर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस है, चाहे वो सोल ट्रेड बिजनेस है, चाहे वो पार्टनरशिप का बिजनेस है, चाहे वो कोई कंपनी है, हर एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, मशीन्स, फर्नीचर, यह सब खरीदने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट फाइनेंस, ये टॉपिक मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि फाइनेंस में आप क्या लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्रिएट करते हैं बिजनेस में हम। ये यूटिलिटी क्या है? फिर हम पहले यूटिलिटी की ओर चलते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। देखिए, किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट का वह गुण जो हमारी जरूरत को पूरा करे, उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी, उपयोगिता। जैसे हमें प्यास लगी है, हम पानी पीते हैं,
तो पानी क्या करता है, हमारी प्यास बुझाता है, तो पानी में यूटिलिटी है। इसी तरीके से जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो खाना क्या करता है, हमारी भूख मिटाता है, तो खाने में क्या है, यूटिलिटी है। तो हर एक चीज में यूटिलिटी है, यूटिलिटी होनी भी चाहिए। तो बिजनेस में हम जो गुड्स बना रहे हैं वो कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, उन्हें किसी न किसी प्रकार की यूटिलिटी मिलनी चाहिए उन गुड्स से। वो कब मिलेगी, फर्म शुड प्रोड्यूस गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर। हमने बात की थी कि हमारे बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। परंतु दोस्तों, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि जो कस्टमर्स है उनकी नीड्स को पहचाने, उनकी नीड्स के मुताबिक, उनकी वांट्स के मुताबिक हम वो चीजें बनाएं जो अच्छी क्वालिटी की हो, जिसे हम सेल करें तो कंज्यूमर या जो कस्टमर हमारा है वो सेटिस्फाई होए। अगर वो सेटिस्फाई होएगा, मतलब वो संतुष्टि प्राप्त करेगा, तो वो बार बार हमारे पास ही आएगा, वो हमारा रेगुलर कस्टमर भी बन जाएगा। तो हम बिजनेस में क्या बताएंगे कि हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी करनी है। और कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा, जब हम उसे जो सर्विस दे रहे हैं या जो उसे गुड सेल कर रहे हैं उससे उसे क्या मिले, यूटिलिटी प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, बिजनेस क्या था, बिजनेस की डेफिनेशन आपको बताई विद एग्जांपल्स, उसके बाद उसकी प्रॉपर जितनी भी फीचर्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल बताई। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।